अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। भारत की पुश्तपनाही में खवारिज का बुज़दिलाना वार एक बार फिर से हमने देखा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर खुदकुश हमले में 13 जवान शहीद हो गए और भरपूर जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिजी जहन्नुम वासिल भी कर दिए गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की तो काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई की और इसके मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। मायूसी के आलम में खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले के अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी में मुलव्विस हर सहूलतकार, मददगार और मुजरिम को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो और कहीं भी हो। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा PTI से, राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से और ज्ञानचंद साहब पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक बार फिर से हमने देखा कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये हमारा काफी अच्छे से मसला रहा है जी, लेकिन उसके खिलाफ भी ऑपरेशन भी जारी रहते हैं। उसमें उसमें हमारे दुश्मन ममालिक के एजेंट्स भी मौजूद हैं, तो एक एक्सट्रीमिज्म का जो एक लहर है वो भी उसमें शामिल है जी। लेकिन जिस तरह से हम कमिटेड की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जोटे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें काफी फर्क भी पड़ा है। जो आए दिन वाक़ात हो रहे थे उसमें कुछ तातुल जरूर हुआ है जी। फिर भी ये दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जो अफगान जंग और अफगान जहादी और उस सिलसिले में हम उसके नतायज भुगत रहे हैं। तो स्टेट ने मेरे ख्याल में अब एक पॉलिसी बनाई हुई है कि कम से कम हम दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत तो नहीं कर सकते, हम उसको खत्म करके ही दम लेंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दों के लिए कोई जगह हम खाली नहीं रखेंगे जी। तो मैं समझता हूं कि अगर ये कंसिस्टेंटली ये पॉलिसी रही और इनसे जो भी हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ बात करने के लिए बात करते हैं, इनसे थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रखते हैं, उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुल्क के साथ खड़े हो जाएं। वो किसी भी दहशतगर्द को दहशतगर्दी तस्वर करें, वो पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन, मासूम लोगों का दुश्मन, उसको समझकर उसको खत्म करने को ही तरजीह दिए। किसी भी मुजरम के साथ रियायत नहीं कर सकते, किसी भी दहशतगर्द के साथ हम लोग रियायत नहीं कर सकते। तो ये पॉलिसी एक हमारी नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए ताकि उनको कहीं पे छोटे मोटे जो पनाहगाहें मिल जाती हैं वो ना मिले, कोई सहूलतकारी उनकी न रहे। तो मेरी नजर में तो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए यही है कि हम वो जो नेशनल एक्शन प्लान हुआ था ना, उस पे उसके स्पिरिट के मुताबिक अगर अमल करते, और अभी भी वक्त है कि हम अमल करें, तो ये मुल्क पुरअमन बन सकता है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राशिद हाशमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे जानना चाहूँगी हुकूमत इस दहशतगर्दी की लहर को किस कदर संजीदा ले रही है, किस कदर सीरियस है? क्योंकि जब पहले मियाँ नवाज शरीफ थे इक़्तिदार में, प्राइम मिनिस्टर थे वो, तब उनकी जानिब से ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब में दहशतगर्दी का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया गया था। उसके बाद से ये फिर से दहशतगर्द पनपने लगे। क्या हुकूमत अब की बार कौन सा ऑपरेशन लेके आ रही है या किस तरह दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम लोग भले हुकूमत में हों या हम लोग अपोजिशन में हों, हमने अपने जो है वो सियासी गेन के लिए, सियासी मफादात के लिए कभी भी किसी भी ऐसे कदम की, ऐसे किसी भी इवेंट की हमने ढके छुपे कभी भी उसकी हमायत नहीं की। उसकी जो है वो किसी भी लेवल पे हमने उसको फेवर नहीं किया। उसकी वजह ये है कि देखें, इनकी इफ एंड बट के साथ जो भी कोई, जिस तरह अभी मेरे भाई ज्ञानचंद साहब ने बात की है कि जो भी इनके जो हमदर्द हैं, जो उनके खैर ख्वाह हैं, ख्वाह वो
डिजिटल दहशतगर्द हैं, खा वो ऑन ग्राउंड उनको सहूलतकारी देते हैं, तो मेरे नजदीक ये लोग इक्वली जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने रिस्पॉन्सिबल ये दहशतगर्द हैं उतने ही इनके जो सहूलतकार जो हैं, जो मीडिया पे बैठे और सोशल मीडिया पे बैठे अकाउंट्स हैं जो कि किसी सियासी जमात से तल्लुक रखते हैं या किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं रखते या किसी खारजी जमात से तल्लुक रखते हैं। देखिए हर तरह के तो यहाँ पे अकाउंट्स हैं, BLA भी है वहाँ पे ये जो अभी आपने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब का जहाँ पे अमेरिका में जब वो दौरा था तो ये PTI वालों, हाँ जी, तो PTI वालों ने वहाँ पे जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी। मुझे ये बताएं वो अगर कॉल अगर किसी इंडियन जमात की तरफ से होती तो बात समझ में आती, या किसी इंडियन जर्नल का दौरा वहाँ पे होता, मोदी का दौरा था, तो फिर PTI वाले या कोई पाकिस्तानी वहाँ पे एहतजाज करते तो तब भी बतौर पाकिस्तानी मुझे समझ में आता था। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान का जर्नल है और उसके खिलाफ जो ना वो एहतजाजी कॉल जो ना शहबाज गिल जैसे और इस किस्म के भगोड़े, जो कि मैं ये मानता हूँ कि शायद PTI वाले भी उन्हें ऑन करते हैं ओपनली, लेकिन अब जब इस तरह की बातें होती हैं तो उस वक्त ये लोग ढके छुपे में कहते हैं कि लो जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अभी मैं कोई देखें बड़े इंतहाई केयरफुल, इंतहाई जो है वो मतलब मोहताज वर्डिंग के साथ ये बात करता हूँ कि PTI को अब इस चीज का फैसला करना चाहिए कि क्या वो इन अनासर को जो पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक का हिस्सा हैं उनको ऑन करती है, डिसऑन करती है। ये नहीं कि मीठा मीठा हाप अप और करवा करवा थू थू वाला चक्कर हो कि जब वो पकड़े जाएं या जब इस तरह की वो ट्वीटिंग करें तो उस वक्त नहीं देखें तो हमारे ऑफिशियल नहीं है ये अकाउंट्स, और जब आगे पीछे हो तो उन लोगों को ये सरों पे बिठाते हैं। तो ये जो ना अब पॉलिसी जो ना दोगली पॉलिसी नहीं चली जाएगी। हम सबको बतौर पाकिस्तानी, देखें मैं कोई यहाँ पे सियासी कानून के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं बतौर एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि हमारी भी एक वक्त था कि पूरी क़यादत जो जेलों में थी, लेकिन हम लोगों ने इस किस्म की हरकतें नहीं की। हमने नहीं कहा कि आप जो ना पाकिस्तान के खिलाफ जो ना वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में अपना IMF में या फॉर एग्जांपल के ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमने कहा कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें। तो देखें ये किस किस्म की ये बातें हैं। तो इस किस्म के अगर बयानात एक जमात या एक जमात के जो लीडर साहब जो खुद खड़े होकर कहेंगे कि लो जी आपने जो ना वो सिविल नाफरमानी कर देनी है, आपने ये नहीं करना, तो मुझे तो मेरी तो समझ से बाला जा रहा है जी। तो हमें बतौर पाकिस्तानी इस नुक्ते पे एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे यकजां होने की जरूरत है कि दहशतगर्दी के ऊपर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर तो कोई भी इसके ऊपर जो ख्वाह वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग हैं वो इसके ऊपर इनकी हिमायत करते हैं तो उनकी हमें जो ना हर लेवल पे मजम्मत करनी चाहिए। ठीक ठीक नुसरत साहबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त KPK और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो सामने आ रही है, तो KPK में आपकी हुकूमत भी है PTI की, किस तरह निपटेंगे दहशतगर्दी से? और साथ ही KPK में अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, आप समझती हैं कि दहशतगर्दों को आसानी से आप लोग टैकल कर सकते हैं या हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना सकती है जिससे मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूशा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी हुकूमत थी बेचारी 3-3.5 साल की, जो 75 साल की हिस्ट्री में एक हुकूमत आई है जो सिर्फ 3-3.5 साल की हुकूमत में, मुझे सिर्फ ये बताइए क्या उस जमाने में धमाके हुए, क्या उस जमाने में दहशतगर्द आए, उस जमाने में कोई इस तरह की चीजें हुई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो या किसी और तरह नुकसान पहुंच रहा हो? अब अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो मिलता है, तो आपको पता नहीं है कि अफगानिस्तान के जरिए इंडिया किस तरह अपने टेररिस्ट भेजता है, बलूचिस्तान में भी और KP में भी, कि उनके रॉ के एजेंट, अभी आप देख लें कि ईरान में जो अपेरेंटली इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जो जितने दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो उनमें से मैक्सिमम जो है वो इंडियन या इसराइली हैं। तो ये लोग हर जगह घुस के किसी भी मुल्क का जो इनको पता है कि वो अगर उनको अमन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा तो मुल्क आगे जाएगा, तरक्की करेगा, क्योंकि उनके साथ में तो वही डिजर्व करते हैं सारी हर किस्म की तरक्की का, और वो बहुत ही सुपीरियर रेस हैं और मुसलमान तो बेचारे किसी काबिल ही नहीं है उनके हिसाब से। तो उसमें जब हमें पता है कि वो सारी चीजें वहां से हो रही हैं, मैं आपको बताऊं 2008 की बात है, मैं इस्तांबुल में थी, उस वक्त मुझे बताया गया कि उस वक्त 12 कॉन्सुलेट थे अफगानिस्तान में इंडिया के, और वहां से वो उनको ट्रेन करके बलूचिस्तान में और KP में भेजा जाता था। ये वाली चीजें जो हैं, इसका हम अपने मुल्क के किसी बंदे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसने ये किया या उसने वो किया, क्योंकि ये होता नहीं है, ये आता वहीं से है, या ये इंडिया से आ रहा होगा या अफगानिस्तान से आ रहा होगा।
तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि नंबर एक तो ये कि जिस टॉपिक पे हम बात करें उस टॉपिक पे बात करें। अभी जो नून लीग के साहब हैं वो फरमा रहे थे कि जी शहबाज गिल ने ये किया, शहबाज गिल ने वो किया। शहबाज गिल ने जो प्रोटेस्ट किया था वो 26 नवंबर के उस पे था कि किस तरह मासूम लोगों को 14-14 साल, 18 साल, 26 साल के बच्चों को किस तरह उनके सरों में गोलियां मारी गई और किस तरह उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो नहते आए हुए थे जी, और उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी। और उससे एक दिन पहले एक लड़का गाड़ी चलाता है और वो 2 या 3 इनको फौजियों चलता हुआ चला जाता है और उसका इल्जाम फौरन हमारे ऊपर लग जाता है कि पीटीआई ने किया है, जबकि बाद में जब इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है पीपल्स पार्टी के किसी सेनेटर का भतीजा, भांजा या पोता, कुछ इस तरह की चीज है वो। और वो सिर्फ ये कि वो पैनिक हुआ था, और पैनिक कोई भी इंसान जब पैनिक हो जाए, जब गोलियां चल रही हैं तो पैनिक हो गया और तेजी में जो गाड़ी उसने दौड़ाई तो उसमें बीच में लोग आ गए। उस बंदे का अब जो है वो उसको जमानत भी मिल गई है और वो अपने घर में है। तो ये पीटीआई के ऊपर उसका इल्जाम लगा के फौरन वजीर आजम और आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे वो जाके उन्होंने उनकी नमाज जनाजा अटेंड की और उसके बाद कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम छोड़ेंगे नहीं का हुआ ये कि अगले दिन वो उनको गोलियों से भून दिया गया। मैं भी वहीं पे थी, वो गैस जो टैंकी जा रही थी और जो गोलियां चल रही थी वो सब मैंने खुद सामना किया। मैं तो बल्कि वहां खड़े होकर विश कर रही थी काश एक गोली आके मुझे भी लग जाए, क्योंकि इस ऐसे मुल्क में रहने का कोई जवाब नहीं है जहां पूरा मन मुजाहरा नहीं कर सकते। तो उसके बारे में शहबाज गिल ने वहां पे किया था सब कुछ कि लोगों को पता चले कि इस मुल्क में इंसानों के साथ, अपनी आवाम के साथ क्या हो रहा है और करने वाले कौन है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात थी। हाँ, आर्मी चीफ साहब वहाँ नहीं थे, बेशक अमेरिका में थे, लेकिन उस जगह पे नहीं थे जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। तो इसमें कोई ऐसी, अमेरिका में हर रोज हो रहा होता है प्रोटेस्ट, क्या वो लोग पकड़ के ले जाते हैं उनको या कुछ और कर रहे होते हैं और उनके खिलाफ भी हो रहा होता है। अमेरिकन के खिलाफ कभी फ्रांस में हो रहा है, कभी कनाडा में हो रहा है, कभी कहीं। तो ये थोड़ी होता है कि उनको पकड़ के ले गए, उनको नंगा करेंगे, उनको मारेंगे, उनको अजियतें देंगे और उसके बाद फिर इल्जाम भी उन्हीं के ऊपर लगेगा कि जी तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। तो ये चीजें हमें बदलनी चाहिए, ये तमाम अपने रविश, वरना अदरवाइज हम अपने ही लोगों से दूर होते जाएंगे बस। जी, ठीक। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस वक्त पार्लियामान का इजलास बुलाना चाहिए और इस स्पेसिफिकली इस मौजू पर जो दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में इस वक्त बरकरार है, इस पर बातचीत करनी चाहिए और इसको संजीदगी से देखना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत बातचीत हुई है जब से पीटीआई की हुकूमत ने भी बात की है, उससे पहले की हुकूमतों ने भी बात की है जी। लेकिन वो दहशतगर्द जो है वो अपनी एजेंडा को पाकिस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक स्टेट पे कोई और अपनी एजेंडा जो है वो थोप दे और उसकी हिमायत में जैसे हमारी मैडम बोल रही थी वो एक कॉरिडोर्स बन जाए जो उसकी हिमायत में बोलते रहे। पीटीआई की हुकूमत में भी दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इन्होंने दहशतगर्दों को हजारों में दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाया। उनके साथ जो बताया गया वो ये कमिटमेंट्स है कि वो वापस आकर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए पुरअमन शहरी के तौर पर रहेंगे। लेकिन वो लोग आए, उन्होंने वो रीअसेंबल हुए, उन्होंने अपनी कुव्वत को यकजा किया, फिर दहशतगर्दी शुरू कर दी है। और आज भी ये लोग जो है वो उनकी हिमायत में बात करते हैं। इनसे बात करो जो गोली उठाकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, जो गोलियां उठाकर हमारे आर्म फोर्सेस को मार रहे हैं, जो गोलियां उठाकर हमारे मजहबी इबादत गाहों को, मंदिरों को, मस्जिदों को उसको निशाना बना रहे हैं, तो उन लोगों से ये बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। तो इस तरह से तो स्टेट्स नहीं चल सकती ना, इस तरह से मुल्क पुरअमन नहीं बन सकता। रेट ऑफ स्टेट जो है वो किसी भी सूरत में होनी चाहिए और हमारे आर्म फोर्सेस हो या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, गवर्नमेंट्स हो, वो ये रेट कायम करके रहेंगे। दहशतगर्दों को किसी भी सूरत में छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को एक पेज पे आना चाहिए, एक ही नैरेटिव पे आना चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट है, उसकी पॉलिसीज को जो नहीं मानेगा वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकता।
तो इसके अलावा हम इनको किसी भी सूरत में खत्म नहीं कर सकते, इसलिए रिट ऑफ द स्टेट कायम करना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक। राशिद साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि हुकूमत इस मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई इरादा रखती है या फिर जो जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको एतमाद में लेने का कोई इरादा रखती है? क्योंकि ऑपरेशन ज़रबे असब जब हुआ तब भी हुकूमत की जानिब से एतमाद में लिया गया पार्टीज़ को, और साथ ही जब ये इंडिया और पाकिस्तान की जो झड़प हुई इसमें इंडिया ने अपनी तमाम जमातों को बुलाया, उनको एतमाद में लिया, चाहे वो अपोजिशन की जमातें थी या हुकूमत इत्तेहादी थी। तो हुकूमत की जानिब से इस मामले पर क्या किया जा रहा है? क्योंकि बाकी जो दीगर जमातें हैं उनमें भी काफ़ी इस तरह की कन्फ्यूजन पाई जाती है कि दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में और उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा और हुकूमत की जानिब से कोई खास इकदाम नहीं किए जा रहे। देखिए जी, मेरे आधे सवाल का जवाब तो आपने ऑलरेडी खुद ही दे दिया कि माजी करीब में जब कभी भी इस तरह का मौका अगर महसूस हुआ है तो हुकूमत ने तमाम मुहब्बे वतन जमातों को जो ना वो दावत दी और तमाम जमातों को दावत दी, और बल्कि तमाम मुहब्बे वतन जमातों ने शिरकत की। चंद एक ने पीटीआई जैसे उन्होंने नहीं शिरकत की, तो वो एक उनका अपना एक मौक़िफ़ है उसके ऊपर। तो माजी में भी इस तरह रहा है, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि तमाम दो अदवार में क़यादतें अंदर रही हैं, लेकिन जब भी कभी अभिनंदन वाला मसला होता था किस तरह का, तो उसके ऊपर अगर कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या इस्लामी मुल्की सलामती का मसला कोई लाक होता था, उसमें लोग ये नहीं कहते थे कि लो जी मियां नवाज शरीफ साहब अंदर हैं या असफ जरदारी साहब अंदर हैं तो हमने इस इजलास में शिरकत नहीं करनी। उस वक्त वो लोग करते थे, लेकिन इस दफा माशाल्लाह पहली दफा इन लोगों ने ये भी एक मिसाल कायम की है कि लो जी इन्होंने अपने जो वो एक लीडर को की जो करदा जुराइम के सजा में वो जो सजा भुगत रहा है तो उसको जवाब बना के उन्होंने बात की। बात अभी हो रही थी कि जी बैरून ममालिक में एहतजाज की इजाजत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन जहां पे पीटीवी स्टाइल के पाकिस्तान पार्लियामेंट स्टाइल के हमले होते हैं या जिस तरह के होते हैं, आपने देखा अमेरिका में भी जब उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया तो उन लोगों को निशाने इबरत बनाया है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे यूके में भी 12-12 साल की उम्र के जो 12-13 साल की उम्र के जो बच्चे कह लें कि उन तक के ऊपर भी जब उन्होंने हमले किए तो उनको भी उन्होंने उनको जो ना उनके खिलाफ भी केसेस दर्ज किए जो कि पहले नजीर नहीं होती थी। फ्रांस में सारी दुनिया ने देखा है कि पुलिस वालों ने मार मार के वो हशर किया है उन बलवाइयों का जिन्होंने स्टेट की रीट को चैलेंज करते हुए स्टेट के ऊपर हमला किया था। तो यहाँ पे एहतजाज की बिल्कुल जरूरत है। दुनिया के तमाम महजब माशरों में एहतजाज की बिल्कुल इजाजत होती है और लोग करते भी हैं, लेकिन महजब माशरों में महजब अंदाज में एहतजाज होता है, हमले नहीं होते एहतजाज की आड़ में। महजब अंदाज में एहतजाज को कोई नहीं रोकता और ना ही कहीं रोका जाता है, लेकिन जहां पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए अमेरिका की, मैंने आपको बरतानिया की, मैंने आपको फ्रांस की, कि जहां पे भी उन्होंने थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुए हैं और स्टेट की रेट को चैलेंज करने की कोशिश की है, बलवे किए हैं, वहां पे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आप ये इसको अपना जो ना पैदाइशी हक समझ लें कि आप जाएंगे और आप वहां पे जाके जो ना वो हमले करेंगे और आपको कोई पूछेगा नहीं बिकॉज आप जो ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी एविडेंसेस वहां पे मौजूद हैं, वहां पे मतलब के डंडों के ऊपर जो पतलूने किसने लहराई, ठीक है, वहां पे मतलब ये इमरान खान की बहनें वहां पे कोर कमांडर हाउस में, ठीक है राशिद साहब, ये कंप्लीटली अलग टॉपिक हो जाता है, इस पे भी बात नहीं, लेकिन मैं एक बात ये कर रहा हूँ ना, देखें ये लोग जो बात कर रहे हैं कि हम लोग मुहब्बे वतन है, देखें मैं कहीं बैठ के यहाँ पे किसी को गद्दारी या मुहब्बे वतनियत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक पॉइंट ये रेज करना चाह रहा हूँ कि अगर मुल्क के ऊपर हमला करने वाले इस तरह का जत्था मुहब्बे वतन है ना, तो फिर कम से कम राशिद हाशमी जो ना वो मुहब्बे वतन नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसी मेरे हाथ जुड़े में ऐसी मुहब्बे वतनियत से कि जो लोग बैठ के मुल्क के ऊपर जो ना वो हमले भी करवाएं, वहां पे मुसल्लह लोगों को अफगानी किराए पर लाके अफगानिस्तान इस्लामाबाद के ऊपर ये हमले करें और बाद में आके ये कहें कि लो जी हम मुहब्बे वतन है। भाई अगर आप मुहब्बे वतन है तो फिर हम क्या है, हम फिर दुश्मन है मुल्क के। अगर आप मुहब्बे वतन है तो फिर कम से कम मेरे जैसा बंदा तुम, क्योंकि हमने सारी जिंदगी ना कभी इस तरह का किया है, ना कभी इस तरह का सोचा, भले हमारी क़यादत अंदर नहीं है, हम लोगों के ऊपर बिल्डर केसेस बनाए गए हैं। ये खड़ा होके ये बदबख्त शख्स जो वहां पे अमेरिका में खड़ा होकर ये कहता था कि मैं जो ना इसी निकलवा दूंगा, टीवी निकलवा दूंगा, फलाने तुझे मैं मुझे सब, हमारी किसी भी क़यादत ने क्या ये बात कही है कि इमरान खान के कमरे से हम एसी निकलवाएंगे, लगवाएंगे, टीवी लगवाएंगे? भाई हमारा उनके साथ क्या तल्लुक है? वो अपने करदा जुराइम के बना पे अंदर है, हम लोग क्यों होते हैं कि हम आपका पॉइंट आ चुका है। नुसरत साहिबा आपकी जाने वाला चाहूंगी, अगर हुकूमत इस बार पार्लियामान का कोई इजलास, सॉरी पार्लियामान का नहीं, एक नॉर्मल इजलास बुलाती है जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरह सबको मदऊ किया जाता है और दहशतगर्दी के मसले पे बात की जाती है, तो क्या इस बार आपकी जमात उसमें शिरकत करेगी? ताकि पाकिस्तान की ज़ाहिर है फेवर में ये बात होगी, पाकिस्तान के फेवर में अगर दहशतगर्दी खत्म होती है तो पाकिस्तान के फेवर में ये चीज़, तो क्या आप लोग इस बार शिरकत करेंगे? नहीं, लेकिन मैं एक बात ये कर रहा हूँ ना, देखें ये लोग जो बात कर रहे हैं कि हम लोग मुहब्बे वतन है, देखें मैं कहीं बैठ के यहाँ पे किसी को गद्दारी या मुहब्बे वतनियत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक पॉइंट ये रेज करना चाह रहा हूँ कि अगर मुल्क के ऊपर हमला करने वाले इस तरह का जत्था मुहब्बे वतन है ना, तो फिर कम से कम राशिद हाशमी जो ना वो मुहब्बे वतन नहीं है।
जी नुसरत साहिबा। गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज गालिबन एक खबर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है वो राब्ता हुआ है, और इस हवाले से आप तक कोई यकीनन डिटेल्स पहुँची होंगी, आपसे जानना चाहूँगी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से। देखें, पीपल्स पार्टी नून लीग के हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो जी, उनके साथ हमेशा राब्ता करने की कोशिश करती है और राब्ता होता भी रहता है। हम लोगों ने तो बड़ी कोशिश की कि पीटीआई वाले जो एक अनापस्ती लगाकर किसी से बैठने के लिए तैयार नहीं है, उनसे भी बात हो जाए। सही। हम डेमोक्रेसी को समझते हैं कि दिस इज द नेम ऑफ डायलॉग। डेमोक्रेसी में अगर डायलॉग नहीं है तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। एहतियाज का हक हो, बात करने का हक हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का हक हो, उसको सुनने के लिए भी सब लोगों को तैयार होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे तो किस्सा ही कुछ उलट है ना। आप दहशतगर्दों से बात करो, वो कबूल है। आप अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह से काम चलेगा। पीपल्स पार्टी फुली समझती है कि जो भी बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, लेकिन इस मुल्क के लोग जो कहीं न कहीं पे स्टेक रखते हैं, उन सब को सिख के साथ बात करनी चाहिए। अपने लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसका ये कतई मकसद नहीं है कि कोई एहतजाज के नाम पे कोई फितनाबाजी कर दे। तो पीपल्स पार्टी तो हर वक्त में तैयार है बात करने के लिए। पीपल्स पार्टी नून लीग दो मुखालिफ पार्टियां थी, पॉलिटिकली एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और शायद आइंदा भी इलेक्शन, शायद क्या यकीन आइंदा भी इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इसके मकसद ये नहीं है कि हम कोई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। हम पॉलिटिकली एक नजरिया रखते हैं, वो अलग नजरिया रखते हैं, उसके बुनियाद पे इलेक्शन होते हैं। जो जीत गया वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, नहीं जीता तो वो बाकी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे काम करता रहेगा। लेकिन मुल्की मफादात, मुल्क सब पॉलिटिकल पार्टीज का है, पीपल्स पार्टी का भी है। तो जब मुल्क हम सब का है तो उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम सब लोगों को साथ बैठने की जरूरत है। बाकी सब लोग साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बाकी सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। एक पीटीआई है जिसने रिट लगाई हुआ है कि इमरान खान जो कहता है वो करो। ये सिर्फ आजादी तक नहीं है, नहीं उसको आजाद भी करो, उसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दादला बनाकर, लाडला बनाकर फिर हमारे ऊपर थोप दे जैसे पहले हुआ था। तो इस किस्म का माहौल जो जोड़ना यकीनन इस किस्म का माहौल खत्म होना चाहिए। अच्छा ज्ञान साहब, पार्टी के जी ज्ञान साहब आपसे पार्टी का मौका है कि आओ बैठो, डायलॉग करें और गाइडलाइन दें, एक पॉलिसियां बनाए जो मुल्क के मफाद में हो। इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टी को तैयार होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी किसी से भी बात करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सबसे बात करने के लिए तैयार है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ज्ञानचंद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली फैसला आया है, इससे पीपल्स पार्टी की वैल्यू में कोई कमी तो नहीं देख रहे आप? पीपल्स पार्टी को उसी तरह संजीदा लेगी हुकूमत जिस तरह इस फैसले से पहले ले रही थी, या अब इस फैसले आने के बाद पीपल्स पार्टी की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम आप देख रहे हैं? ये आप रिजल्ट शीट की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो कहते हैं ना, हम पीपल्स पार्टी ने तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब गंदा थी तो 19 सीटों पे भी अपोजिशन में बैठकर सियासत की है। ठीक। पीपल्स पार्टी ने तो अमृतों के खिलाफ जेलों में बैठकर भी सियासत की है। वो फांसी के फंदे पे भी पीपल्स पार्टी के लीडरान जो है उन्होंने सियासत का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का साथ नहीं छोड़ा है। तो पीपल्स पार्टी ये नहीं समझती है कि इक़्तिदार में होना कोई सिर्फ इक़्तिदार में ही होना सियासत है। पीपल्स पार्टी समझती है कि अपोजिशन में बैठना भी सियासत है। अगर जरूरत पड़े तो अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर, जिस तरह से आज की गवर्नमेंट में हम लोग कर रहे हैं, कि मिलकर भी मुल्क की मफाद के लिए काम किया जाए। और ये रिजल्ट शीट्स
एक लीगल मसला था जो हल हुआ, इसको सबको लीगली मानकर बैठना चाहिए। और नंबर से मेरा ख्याल है इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। नंबर तो जब मियां साहब को हटाया गया था तब भी उनके पास थे, जब यूसुफ रजा गिलानी को हटाया गया तब भी थे, हमारी तो बेनजीर साहबा को या आसिफ अली जरदारी को तो एक दिन इक़्तिदार में है, दूसरे दिन जो है जेल में। इस तरह के हमारे हालात रहते आए हैं। तो पीपुल्स पार्टी सब समझती है कि हम नंबर गेम में ना जाएं, हम पॉलिसीज पे जाएं। अगर नंबर गेम हो भी सही, पीपुल्स पार्टी जितना वक्त गवर्नमेंट में थी, मैं 8 से 13 की बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं था। तो नंबर तो खैर हमारे अपने नहीं थे, तो भी हमारे इत्तेहादी हमारे साथ थे। पीपुल्स पार्टी ने तो विक्टिमाइजेशन नहीं की, तो डायलॉग पे रखा। फिर बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो पीपुल्स पार्टी के दौर में इसलिए होती है कि पीपुल्स पार्टी सबको एंगेज करती है, सबको सुनती है और अपनी सिर्फ अपनी ही बात नहीं थोपती किसी पे। अगर राजी करना होता है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बाकी समझा कर उनको साथ बैठाते हैं। अभी भी जो 26वीं तरमीम हुई है, गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने का बहुत बड़ा रोल था जिसमें पीटीआई को भी इंगेज किया गया। वो एग्री करते 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 फाइनली गया कि भाई वो इमरान खान नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। आप पीटीआई का डायलॉग हो रहे थे, जो कमेटीज में आ रहे थे, वो तो एग्री हो गए थे, इमरान खान एग्री नहीं हुआ। इस तरह से के लोग जो है उसको डेमोक्रेटिक लोग नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेटिक लोग नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, पीपल्स पार्टी से आप हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से और नुसरत वाहिद साहिबा पीटीआई से हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।